देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे बजट सत्र के उतार चढ़ाव की। लगातार लोगों को काफी उम्मीद थी इस सत्र से। शायद लोगों को लग रहा था कि इस बार कोरोना की महामारी के बाद जो सत्र सामने आने वाला है इससे उन्हें काफी लाभ पहुंच सकता है। कई क्षेत्रों में काफी लाभ भी पहुंचा है और कई लोग नाखुश भी नजर आए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। योगेश सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। जी योगेश जी, अभी तक जो भी सत्र में उतार चढ़ाव है, कोरोना महामारी के वक्त भी लोगों को लग रहा था कि काफी परेशानियों के सामने के बाद ये जो सत्र सामने आने वाला है इससे उन्हें काफी उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ नजारा देखने को नहीं मिला। देखिए, सरकार ने सोने और चांदी पे कस्टम ड्यूटी जो 12.5% थी उसको 7.5% कर दिया। यानी कि हमारी जो डिमांड थी 6% करीब नियरेस्ट लेके आ गए। लेकिन सरकार ने एक हाथ से तो हमें कस्टम ड्यूटी कम कर दी, लेकिन दूसरे हाथ से उसको वापसी ले लिया। जैसे 2.5% एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया AIDC और 10% सेस लगा दिया SWS टैक्स। तो कुल मिला के 10.75% हमारे को कस्टम ड्यूटी पड़ती है, जो कि पहली अंदाजा लगाया गया था कि इस सत्र से लोगों को काफी फायदा हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद ये कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सत्र में जो बजट तय किए गए हैं वो 35,000 मात्र तय किया गया है। क्या ये 35,000 काफी है पूरे भारतवर्ष के लोगों तक टीकाकरण पहुंचाने में? देखिए, ये तो सरकार का मैटर है, इसमें हमारी व्यापारियों की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि देश में जितना जरूरी है वैक्सीनेशन, जो हमारे सरकार है उन्होंने, मोदी जी ने कह दिया है कि सभी को टीकाकरण होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले फर्स्ट उसमें डॉक्टरों को, पैरा मेडिकल फोर्स को हो रहा है, उसके बाद में सीनियर सिटीजन को होगा, फिर आम आदमियों को होगा। तो मेरे ख्याल में अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इस पैसे को पूरा कंज्यूम करने के लिए हमें समय चाहिए। तो उसके बाद हो सकता है सरकार फिर से दूसरा बजट लेके आ जाए और फिर से उसको बढ़ाए। बजट से सबसे ज्यादा लाभ आखिर किस वर्ग को प्राप्त हुआ है? देखिए, बजट से देखा जाए तो इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है। सिर्फ जो LIC है जिसमें 1 लाख रुपए तक की छूट थी टैक्स से, उसको 5 लाख किया गया है। तो सरकार की मंशा ये साफ है कि 4 लाख रुपया जो प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वो पूरे देश की इकोनॉमी में फायदा करेगा, लिक्विडिटी की समस्या को खत्म करेगा और उससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो सरकार ने जो ये 1 लाख से 5 लाख तक किया है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है और सबको मिलके ही इस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, सरकार को भी और व्यापारियों को भी। तो इससे भी काफी फायदा होगा। अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आ चुकी थी। कोरोना महामारी के समय में अर्थव्यवस्था काफी नीचे जा चुकी थी और इस सत्र से लोगों को उम्मीद थी कि शायद नौकरी पेशों वालों के लिए कुछ नया देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो इस सत्र के अनाउंस होने के बाद, इस बजट सत्र के अनाउंसमेंट के बाद, क्या अब लगता है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी प्रगति हो सकती है? देखिए, जो अभी पीछे बैंक के डूब जाने पर, बैंक के फेल होने पर 1 लाख रुपया एक खाता धारक को निर्धारित था कि 1 लाख रुपया कम से कम मिलेगा, उसको 5 लाख रुपए किया गया है। तो ये भी एक आम आदमी को भरोसे में लेने वाली बात है। दूसरा, मैंने जो बताया कि जो ये LIC है इसमें भी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, यानी कि 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट को मतलब बढ़ावा दिया गया है और इनकम टैक्स से छूट दी गई है। तो इससे भी जो है ना इकोनॉमी में, देखिए, इनडायरेक्टली बहुत फायदे होते हैं। डायरेक्टली फायदे अभी सरकार देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये साल है और कोरोना से मतलब उल्टा खर्चा हुआ है, सरकार के ऊपर बर्डन पड़ा है। तो इस बार डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी लगातार कि भारत को डिजिटलाइजेशन के रूप में बदल दिया जाएगा, हर चीज डिजिटल क्रिया से पूरी होगी। उसके बावजूद 1,500 रुपए का डिजिटल में भी बढ़ोतरी की गई है। देखिए, आपकी बार आपने देखा होगा कि हमारी वित्त मंत्री एक डिजिटल ऐप के द्वारा बजट पेश किया है। पहले पोथी पत्रे में बसने में लेके आते थे, खाते लेके आते थे, पढ़ के सुनाते थे। अब की बार अपने स्वदेशी ऐप के द्वारा, स्वदेशी उसके द्वारा बजट को पेश किया गया है। ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है कि हिंदुस्तान का जो बजट पेश किया गया है, हिंदुस्तान के ऐप के द्वारा, टैब के द्वारा पेश किया गया है। तो उसमें हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और आने वाले जो 4 साल अभी सरकार के पास बचे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ टैक्स भी गिरेगा, इनकम टैक्स का स्लैब रेट भी कम होगा, जैसे जैसे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। क्योंकि सरकार को सब चीजें, सरकार से उम्मीद तो है हमें
कि हमें ये छूट चाहिए, वो छूट चाहिए, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं देश की तरक्की के लिए जवानों की, चाइना से भी अभी झगड़ा करना है, पाकिस्तान से भी है, तो जब रक्षा बजट भी बढ़ाना है, इधर ये जो कोरोना महामारी है जो कि हमको बिना वजह मिल गई हमारे देश में, जिससे कि हमें पता भी नहीं था, तो हर चीज का इफेक्ट सरकार के ऊपर पड़ना है। किसानों के लिए भी जो छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, एमएसपी है, तो इन सब चीजों का बोझ कहाँ पर आएगा? तो इनकम टैक्स में हमें उम्मीद नहीं थी ज्यादा कि इसमें घटाएंगे, और सीनियर सिटीजन को है, जैसे 75 साल से ऊपर के हैं, उनको भी इनकम टैक्स की रिटर्न से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव साइन है। हमको मतलब इसको जो है ना एक ग्रेजुअली देखना चाहिए बजट को, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि लगातार बजट पेश होता आ रहा है, मतलब उसी प्रक्रिया में इसको देखना चाहिए। एक तो होता है कि भी एक बार में ही सारा बजट पेश कर दिया, और एक उसको टुकड़ों टुकड़ों में 5 बार में पेश किया, तो हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव साइन है। हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री पे भी जिस प्रकार से 10% से कस्टम ड्यूटी 12.5% की थी हमारी मोदी सरकार ने, तो हमें लगता था कि जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट गया था, तो उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पॉजिटिव करने की कोशिश की है। भले ही वो अभी एग्रीकल्चर टैक्स और दूसरे सेस लगा के वो 10.75% हो गई है, लेकिन हमें उम्मीद है भविष्य में अगले साल में ये फिर से 7.5% पे आ जाएगी और ये सब टैक्स हट जाएंगे इससे। तो हम अगर बात करें बिजनेस सत्र की, कि इस बजट सत्र में बिजनेस वाले लोगों को क्या कुछ फायदे नुकसान का सामना करना पड़ा है? ये बजट अभी पूरी तरह से हम लोग जो है ना अभी इसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही भागदौड़ में ये बजट आया है और बहुत ही हम रास्ते में ही थे, तो हमने पूरी तरह से बजट नहीं पढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर है कि हमें इसको, हिंदुस्तान को डिजिटल इकोनॉमी में लाना है, डिजिटल पेमेंट में लाना है, सारा का सारा सिस्टम को बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन करना है। जो पैरेलल इकोनॉमी है उसकी कमर तोड़नी है और सबको टैक्स नेट के दायरे में लाना है। तो ये सरकार उस तरफ चल रही है और हो सकता है आने वाले 1 साल के अंदर उसमें कुछ और भी अच्छाई देखने को मिले। लगातार किसानों में भी काफी आक्रोश था एमएसपी को लेकर, वो अपनी मांगे को रख रहे थे, और इस बार इस बजट सत्र में किसानों के लिए भी कहा गया है कि किसानों को लगभग उनसे 1.5 गुना, उनके कार्य से 1.5 गुना ज्यादा देने की कोशिश की जाएगी इस सत्र के बाद से। कि सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि जो किसानों का लेवल नीचे दर्जे में घुसा हुआ है, सरकार चाहती है कि किसानों को कम से कम उस आय के अंदर ले आए जहां पर दुगनी आय करके उनका जीवन स्तर एक अच्छा हो जाए। तो सरकार की नीयत साफ है, उस तरफ चल रही है, लेकिन किसानों को भी कहीं ना कहीं अपनी जीत छोड़ करके और उन सिस्टम को देखना पड़ेगा, और उनके बहकावे आड़ती हैं, जैसे आड़तियों के बहकावे में नहीं आना है। तो ये सब सिस्टम जो छेद कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, उनको सरकार बंद कर रही है। उससे बिचौलिए जो है तल मिला रहे हैं। किसानों को कोई नुकसान नहीं है और किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, भारत सरकार खड़ी है, और मोदी जी ने भी साफ कहा है कि हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो किसानों को भी अपनी जिद छोड़ करके, जैसा राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि हम लोग सरकार का भी सम्मान रखेंगे, तो मेरे ख्याल में ये झगड़ा सलट जाएगा, और उसमें जो बहावे में है, जैसे जमीन चली जाएगी किसानों की, इस तरह से भीड़ को जो इलिटरेट लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, व्यापारी भी हों या किसान हो, ज्यादा कानून की समझ नहीं रखते हैं, जो उनके नेता उनको समझाते हैं, नेता को जो पॉलिटिकल पार्टियां समझाती हैं, या वो सुनते हैं, या जो वो स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ किसानों को भी इस पॉलिसी से बहुत फायदा होगा। और साफ नियत है, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की नियत साफ है कि किसानों का जीवन स्तर बहुत अच्छा हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और किसानों को एक्सपोर्ट करने के लिए उनकी फसलें ऐसी बनाएं जिससे वो एक्सपोर्ट भी कर सके, जो उसका शोषण ना हो। मान लीजिए तो इस बार के सत्र में यह भी कहा गया था कि भारत देश से निर्यात ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। देखिए, तक हमारा अभी हम सब इंपोर्ट पे मतलब डिपेंड है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ावा देने के लिए काफी इसमें सुधार किए हैं बजट में, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। तो सरकार का सीधा सीधा मानना है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग हब, हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने और सब देशों को सप्लाई करे। जैसे वैक्सीन है, सरकार ने ये बता दिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि भारत देश भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। अब हम कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं अपने देश के साथ साथ। कहाँ हमको इंपोर्ट करनी पड़ती, हम लाइन में लगते, और कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार की नीयत क्लियर है कि बढ़िया क्वालिटी का सामान बनाइए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, जो वेस्ट चीज है उनसे भी बिजली पैदा कीजिए, जैसा कि मोदी जी के मन की बात में देख रहे थे। तो हम लोगों को, पूरे देश के लोगों को खुशी मिले या ना मिले, पर देश के हित में यह बजट
सत्र सामने आया है, जिस सत्र से आने वाले दिनों में हमारा देश सर्वप्रथम रूप से आगे सामने आ सकता है? जी जी, देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इतनी ताकत है कि वर्ल्ड लीडर बन सकता है। और हमें ये उम्मीद है, कहीं ना कहीं मोदी जी की कथनी और करनी एक सी है। तो कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे। चाइना जैसे हमारे को तंग करता है, पाकिस्तान तंग करता है, या अमेरिका वर्ल्ड लीडर के रूप में है, भारत क्यों नहीं? भारत की आज से पहले 2014 से पहले इतनी साख देखने में नहीं मिलती थी जितनी साख अब बढ़ी है। तो हम लोग के अंदर एक स्टेमिना भी है, और हमारे जो है ना, ज्यादातर लोग यंग यंग हमारी पॉपुलेशन है। तो हमारे अंदर पूरी ताकत है कि हम आने वाले 5 साल में वर्ल्ड लीडर की गद्दी पे भी जा सकते हैं, और हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हमारे हिंदुस्तान में होगी, ऐसा हमें लगता है। जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। हम लगातार आपको बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ से बजट किन किन जगहों पे काफी लोगों को फायदा हुआ है और किन लोगों को नुकसान हुआ है, इस बारे में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं एबी स्टार न्यूज पे कि किस किस सत्रों में लोगों को काफी फायदा मिला है। आपको बता दें कि आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कई चीजों की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वहीं सोना, चांदी, तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5 कर दी गई है। वही बात करें, मोबाइल फोन हो सकते हैं काफी महंगे, इलेक्ट्रिसिटी और कई डिपार्टमेंट की चीजें महंगी हो सकती हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर इनकी 2.5% कर दी गई है। अब वही बता दें, आपको अलग अलग सत्रों में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई घटाई गई है। आपको बता दें कि हाउसिंग में भी छूट दी गई है, 1 साल के लिए ये छूट बढ़ा दी गई है। और 90% से अधिक डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी। ये एक बहुत ही खुशीजनक खबर थी, जहां 90% से अधिक डिजिटल लेन देन करने वाले लोगों को, 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलने वाली है। इस सत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एबी स्टार न्यूज पे दिखा रहे हैं। पेंशन पाने वाली सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स से राहत मिल चुकी है। 2021-22 में वित्तीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान बताया गया था, जिसके बाद जनगणना डिजिटल की जाएगी। डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है इस बजट की, जहां जनगणना की जाएगी, डिजिटलाइजेशन की। जैसे कि लगातार प्रधानमंत्री हमारे बात कर रहे थे भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की, तो उसी बीच डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में खुलेंगे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां 100 नए स्कूल खोले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा शिक्षा उद्योग से हमारे सामने इस बजट सत्र में जो बात सामने आई है कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में खुलेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं सारे उतार चढ़ावों के बारे में। एग्रीकल्चर सोसाइटी में भी काफी इजाफा किया गया है। एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया गया है। देश में बनेंगे 5 बड़े फ्रिंसिंग हब। वही वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी एमएसपी को लेकर भी काफी मांगे थी और इस बजट सत्र से उन्हें काफी उम्मीद थी। वही वित्त मंत्री ने यह बात कही है कि किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। लगातार हम आपको एबी स्टार न्यूज पे सारी अपडेट से अवगत करा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बजट सत्र की उतार चढ़ाव में आखिर किन के लिए अच्छा फल मिला और किन लोगों को थोड़ा दुख महसूस हुआ। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएसयू में विनिवेश का मंजूरी दे दी गई है। वहीं डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। बनेगा मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। इस मैनेजमेंट कमेटी के साथ ही उन डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है कि इस कमेटी के साथ उन कर्जों के कई मुद्दों पे भी बात की जाएगी। बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा फैसला भी देखने को मिला है। एफडीआई को बढ़ाकर किया गया है 74%। ये बहुत ही अच्छी बीमा को लेकर भी खबर सामने आई है। वही अगर बात करें बजट सत्र में सबसे अच्छी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का ऐलान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि
2030 से नई रेल योजना भी शुरू की जाएगी। ये रेल योजना तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को मिलाकर सड़कों का तोहफा मिलेगा। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। ये भारत देश के लिए सबसे अच्छी बजट में बात रह सकती है कि कोरोना महामारी से भारत जूझ रहा था और इससे निजात पाने के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ये आत्मनिर्भर स्वभाव के बारे में बताया। उन्होंने कई मुद्दों पे भी बात की इस बजट सत्र में। कई लोग काफी खुश नजर आए तो कई लोग थोड़े से निराश भी नजर आए। कई लोग काफी उम्मीद जताकर बैठे थे। वहीं कुरुक्षेत्र हरियाणा से भी हमारे पास बात सामने आई है, जहां बजट सत्र को लेकर लोगों ने थोड़ी सी निराशा दिखाई है। बजट सत्र के बाद कुरुक्षेत्र के लोगों ने कई बातें कही है, निराशाजनक बात भी उन्होंने कही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना बजट से अलग ही देखने को मिला। कई लोग खुश नजर आए तो कई लोग काफी इस बजट सत्र से दुखी नजर आए। हरियाणा से कई लोगों की बात सामने आई है। कई ग्रामीणों की आपको हम ऑडियो सुनाते हैं कि किस तरह उन्होंने बजट का साथ दिया, तो कई लोगों ने उस बजट को निराशाजनक बताया। कई लोगों ने बजट का पूर्णतः समर्थन किया है। उनके हिसाब से ये बजट सत्र उनके लिए काफी फायदेमंद है और कई लोगों का दुख प्रकट करते हुए दिखाई दिए हैं। बजट बना बहुत बढ़िया लग गया। हिंदुस्तान में पहला बजट है कभी किसी ने नहीं बनाया, कोई ही गवर्नमेंट ने। गरीबा के लिए बजट है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या दिखा? क्या मोदी को मैं धन्यवाद दूँ, सीतारामन को भी धन्यवाद दूँ। आयुष्मान में और जो है गरीबा के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरी आत्मा ठंडी है। बजट अच्छा रहा? बजट बहुत बढ़िया रहा। जी क्या बताएंगे बजट को लेकर? आपने बजट देखा? आज जो सरकार द्वारा बीजेपी द्वारा जो तीसरा बजट पेश किया गया वो बिल्कुल निराशाजनक था। इसमें कोई भी हम लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हूँ, और सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड बंदे के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा एमएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा सरकार ने। कृषि जो इतने आंदोलन के बारे में बैठे हैं, इसके बारे में कुछ लाना चाहिए था, उसके बारे में कोई सरकार द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। ये बजट निराशाजनक है, मैं तो इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ। जी क्या बताएंगे बजट को लेकर? आपने बजट देखा? आज जो सरकार द्वारा बीजेपी द्वारा जो तीसरा बजट पेश किया गया वो बिल्कुल निराशाजनक था। इसमें कोई भी हम लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग से। इस बजट सत्र से कई लोगों को काफी उम्मीद थी और इस बजट सत्र के आने के बाद से ही कई लोगों में काफी उत्साह का माहौल दिखा। तो वहीं देखने को भी ये भी मिला कि कई लोग निराशाजनक व्यक्ति भी प्रकट किए। बताते चले कि इस बजट सत्र में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस बजट के आने से पहले ही लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये सदी का सबसे बेहतर बजट होगा, जबकि पीएम मोदी ने इस बात का इशारा कर दिया था कि किसी भी वर्ग को कोई भी उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, ऐसे में उम्मीदें कम रखनी चाहिए। इस बजट से बहुत सारे लोगों को कई उम्मीदें थी, उन्हें पूरी भी की गई, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ निराशाजनक बातें सामने आई। आइए जानते हैं कि इस बजट में कौन हारा और कौन जीता। हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा बजट में फायदा मिला। इस बार के बजट में सबसे अधिक फायदे में रहा हेल्थ सेक्टर, जिसे इस बजट में 2.38 लाख रुपयों का आपको बता दें बजट आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य बजट में अगर बात करें तो 135% का इजाफा हुआ है। वहीं बुजुर्गों को बात करें तो बुजुर्गों को भी बड़ी राहत मिली है। इस बार के बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें 75 साल से अधिक की उम्र के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि शर्त यह है कि ये छूट उन्हें सिर्फ पेंशन पर दी जा रही है, ना कि बाकी किसी तरीके से हुए कर्मचारी या कई कमाए हुए पैसों पर, यानी बाकी हर तरह की कमाई पर टैक्स जरूर भरने पड़ेंगे। वहीं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इनमें भी काफी बेहतरीन देखने को मिला। काफी बड़ा एफडीएफ भी देखने को मिला। इस बात के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के आपको बता दें 70 से अधिक फीसद तक एफडीआई का ऐलान कर दिया गया है, जो
पहले सिर्फ 40 से अधिक फीसदी था। इसके अलावा निवेशकों के लिए भी चार्ट बनाने के लिए ऐलान कर दिया गया है। बजट में आम आदमी की सेहत का भी खास ख्याल रखा गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना समेत ये तोहफे सामने आए हैं। कई लोगों को काफी उम्मीदें थी और कई लोगों की उम्मीदें इस बजट सत्र से पूरी भी हुई हैं और कई लोग थोड़े से निराशाजनक भी दिखाई दिए हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारत के लिए ये बजट सत्र पिछले कई सत्रों से थोड़ा अलग जरूर है, क्योंकि इस सत्र में देश के हित के लिए सोचा गया है। क्योंकि इस सत्र से साफ हो चुका है कि जितने भी आयात निर्यात की कृति होगी उससे देश को काफी फायदा होने वाला है। हम फिर से आपको ले चलते हैं हमारे अर्थशास्त्रज्ञ के पास, जो आपको बताएंगे कि इस बजट सत्र में क्या कुछ खास होगा। योगेश जी हमारे साथ मौजूद है। अभी इस बजट में कई लोगों के लिए कई अच्छी उम्मीदें भी मिली है। बुजुर्गों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ है ये बजट सत्र, लेकिन इसमें भी थोड़ी शर्त रखी गई थी कि जो पेंशनकारी युग है सिर्फ उन पे ही छूट दी गई है टैक्स को लेकर, बाकी आम कमाई हुए पैसों पे नहीं है ये छूट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनकी मंशा साफ है कि जो मिनिमम खर्चा है, जो पेंशन है, वो मिनिमम खर्चा है, जो घर की पूर्ति करता है, घर के खर्चों की पूर्ति करता है, उस पर टैक्स दे करके उनका बजट ना बिके। अगर किसी के पास बिजनेस इनकम है तो उस पर टैक्स देना, अब 75 साल का हो या 80 साल का, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है और इससे देश के ऊपर अनावश्यक बोझ भी नहीं पड़ता है। तो सरकार का सीधा सीधा सोचना यही है कि सब सेक्टरों को हम ठीक रखेंगे और हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तभी जाके फॉरेन करेंसी आएगी, तभी हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है ये तभी कम होगा। तो कुल मिलाकर के ये बजट ठीक है और अच्छी दिशा में है, अच्छी सोच की तरफ है, अच्छी नीयत की तरफ है। तो ये बजट में ठीक है, अगर कोई अपोजिशन की पार्टी का है तो उसको वो खामियां नजर आएंगी कि आधा गिलास खाली है और हमको आधा गिलास भरा है, क्योंकि हम व्यापारी भी हैं और एक सोच समाज के लिए। सरकार का सीधा सीधा समझना ये है कि कोई भी शॉर्ट टर्म हमको इलाज नहीं करना है देश का। जो देश में कैंसर फैला हुआ था उसका इलाज हमें परमानेंट करना है और सरकार उसी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। पूरी बारीकी से दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर किन किन वर्गों में क्या क्या बजट सत्र से फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान। देखिए, अभी 3-4 चीजें हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर है, आपने बजट बताया है। किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य यदि लोगों को रीजनेबल मिलेगी, अच्छी मिलेगी, तो वो लोग अपना काम ठीक तरह से कर पाएंगे। हमारे लिए आज अगर हम 2 पैसे बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोड़ना चाहते हैं या अपने घर का मकान के लिए। तो सरकार का हर गरीब से गरीब आदमियों को अपने घर का मकान देने का सपना है, जो कि लगातार उनके टारगेट में चल रहा है। अभी शिक्षा का भी आपने जैसे बजट बताया कि शिक्षा का बजट बढ़ चुका है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ चुका है। तो स्वास्थ्य है, अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग काम कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी तो उससे भी फायदा होगा। अब ये इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपए का जो हमारे को छूट था, अभी 5 लाख रुपए अगर हम इंश्योरेंस में हर साल किस्त देंगे तो 4 लाख रुपया पर ईयर पर मेंबर वो देश के विकास के काम आएगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ब्याज पे लगेगा, कहीं ना कहीं देश के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, तो उससे भी क्या होगा? देश का विकास होगा। तो ये जब जो है ना चाहू तरफा इसका विकास होगा तभी हमारा देश खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री जी की कोशिश ये है कि प्रति व्यक्ति इनकम हमको बढ़ानी है, जो कि बिल्कुल गड्ढे में गिरी हुई है। चाहे वो किसान, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए योगेश जी। आपने जिस तरह हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपको एबी स्टार न्यूज पे अपडेट बता रहे हैं कि बजट सत्र में क्या कुछ रहा खास, आखिर किनकी खुशी देखने को मिली और किस वर्ग की थोड़ी सी नाखुश हो चुका है। लगातार हम आपको अपडेट एबी स्टार न्यूज पे बता रहे हैं, पर अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।